हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य शासन का महत्व। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है राज्य नियंत्रण। लिखा है हिंदू धर्म ग्रंथों और विधि विधानों में बार बार जोर दिया गया है कि राजा का मार्गदर्शन धर्मशास्त्रों और भारत में प्रचलित रीति रिवाजों के द्वारा निर्देशित कानूनों से किया जाना चाहिए। वर्ण और आश्रम जीवन के विविध चरण हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के आश्रम होते हैं, बताइए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 4 प्रकार के जो आश्रम है वो कौन कौन से हैं। देखिए, लिखा है कि वर्ण और आश्रम आधारित सामाजिक श्रेणी का ह्रास हो जाए तो कौटिल्य ने राजा को धर्म की घोषणा करने की सलाह दी है। उन्होंने राजा को धर्म प्रवर्तक या सामाजिक श्रेणियों का रखवाला बताया है। अशोक के अभिलेखों में अन्य आदेशों की तुलना में शाही आदेश को श्रेष्ठ बताया गया है। अशोक ने धर्म की घोषणा की और पूरे भारत में इसके तत्वों को लागू करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया। फिर देखिए, लिखा मगध के राजकुमारों के द्वारा अपनाई गई सैन्य विजय की नीति की स्वाभाविक परिणति शाही निरंकुशता थी। अंग, वैशाली, काशी, कौशल, अवंती, कलिंग इत्यादि को एक एक कर मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। इन क्षेत्रों पर सैन्य नियंत्रण अंततः लोगों के जीवन पर जबरदस्ती नियंत्रण में बदला गया। अपने सारे अधिकार को लागू करने के लिए मगध के पास तलवार का जोर था। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाने हेतु राज्य को एक विशाल नौकरशाही बनानी पड़ी। प्राचीन इतिहास के किसी भी अन्य काल में उतने अधिकारी नहीं थे जितना मौर्य काल के बारे में सुना जाता है। यानी कि मौर्य काल में बेसिकली जो बोला जाए अधिकारियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। फिर देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था को जासूसी की एक विस्तृत प्रणाली का समर्थन था। याद रखिएगा, प्रशासनिक व्यवस्था को जासूसी की एक विस्तृत प्रणाली का समर्थन है। जैसे वर्तमान में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो गवर्नमेंट होती है उसके जासूस जो होते हैं वो जगह जगह पर कार्यरत होते हैं आम इंसानों के भेष में, जिसे आप गुप्तचर भी कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जासूस जो है वो विदेशी शत्रुओं के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करते थे और अधिकारियों पर नजर रखते थे। भीरू लोगों से धन एकत्र करने के लिए अंधविश्वासी प्रथाओं को भी बढ़ावा दिया गया। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। इसे नोट डाउन कर लेंगे। महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी थे उसे मौर्य काल में तीर्थ कहा जाता था। प्रतीत होता है कि अधिकांश पदाधिकारियों को नगद भुगतान किया जाता था। इनमें सबसे अधिक उदारता पूर्वक भुगतान जो है वो मंत्री, महायाजक, सेनापति और युवराज को किया जाता था। उन्हें 48,000 पर्ण की रकम का भुगतान किया गया था। पर्ण का मतलब होता है पौने तोला के बराबर चांदी का सिक्का। इसके विपरीत छोटे अधिकारियों को सबसे कम एवं कुल वेतन के बराबर जो है वो नगद भुगतान किया जाता था, या कभी कभी ऐसा होता था कि बेसिकली वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा भी भुगतान कर दिया जाता था। देखिए, ये आपका सीजीपीसीएस मेंस का जो सिलेबस में दिया हुआ है, आर्थिक विनिमय। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लिखा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की माने तो यह प्रतीत होता है कि राज्य ने अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए मुख्य रूप से 27 अधीक्षक, जैसे कि आप अध्यक्ष कह सकते हैं, नियुक्त किए थे मौर्य काल में आर्थिक विनियमन। ठीक है, वे कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, वजन एवं माप, बुनाई, कताई जैसी कला और खनन इत्यादि को नियंत्रित करते थे। राज्य ने कृषि कर्मियों के लाभ के लिए सिंचाई एवं जलापूर्ति सुविधाएं भी प्रदान की। मेगस्थनीज से पता चलता है कि मौर्य समाज में अधिकारियों ने मिस्र की तर्ज पर भूमि को मापा और उन प्रवाहों का निरीक्षण किया जिसके माध्यम से पानी छोटे नालों में पहुंचता था। फिर देखिए, लिखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल का एक उल्लेखनीय सामाजिक विकास दासों को कृषि में रोजगार देना था। मेगस्थनीज लिखते हैं कि भारत में उन्होंने कोई दास नहीं देखा था, लेकिन वैदिक काल से ही यहाँ निसंदेह घरेलू दास जो है वो रहते आए हैं। ऐसा लगता है कि मौर्य काल के दास बड़े पैमाने पर कृषि कार्यों में लगे हुए थे। राज्य के अपने खेत होते थे जिनमें दास एवं मजदूर क्या करते थे? काम करते थे। अशोक द्वारा कलिंग से पाटलिपुत्र लाए गए 1,50,000 कैदियों को कृषि में लगाया गया, लेकिन 1,50,000 संख्या जो है वो अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। हालांकि प्राचीन भारतीय समाज में दास नहीं थे। यूनान और रोम में जो कार्य दासों ने किया, भारत में वह काम शूद्रों के द्वारा किया जाता था।
तीनों उच्च वर्ण शूद्रों का अपनी सामूहिक संपत्ति मानते थे। वे दासों, कारीगरों, कृषि मजदूरों, घरेलू नौकरों के रूप में सेवा करने के लिए बाध्य थे। देखिए लिखा है, कई कारणों से स्पष्ट होता है कि शाही नियंत्रण बहुत बड़े क्षेत्र पर कम से कम साम्राज्य के केंद्र में कायम था। यह पाटलिपुत्र की सामरिक स्थिति की वजह से था, जहां से शाही प्रतिनिधि गंगा, सोन, पुनपुन और गंडक नदियों के आर पार जा सकते थे। इसके अलावा शाही सड़क वैशाली चंपारण से होते हुए पाटलिपुत्र से नेपाल तक जाती थी। हम हिमालय की तराई में भी एक सड़क के बारे में सुनते हैं जो चंपारण से होते हुए वैशाली से कपिलवस्तु, कलसी, हाजरा और अंततः पेशावर जाती थी। मेगास्थनीज पटना के साथ उत्तर पश्चिमी भारत को जोड़ने वाली सड़क के बारे में बताते हैं। इन सड़कों ने पटना को सासाराम से भी जोड़ा था और वहां से मिर्जापुर और मध्य भारत तक की सड़कें जाती थी। एक मार्ग राजधानी को पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए कलिंग से जोड़ता था, जो कि कलिंग आंध्र एवं कर्नाटक से जुड़ा हुआ था। इन सब से इन सब ने परिवहन को क्या किया, सुविधाजनक बनाया, जिनमें कि घोड़ों की जो भूमिका है वो सर्व प्रमुख थी। अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण राजमार्गों पर मिलते हैं। देखिए लिखा है कि मुगलों और शायद ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना की जा सकती थी। उस टाइम पे मौर्यों का नियंत्रण उन हिस्सों तक था जिससे कि मुगलों और शायद ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना की जा सकती है। बहुत बड़े बड़े देशों पर मौर्यों का उस टाइम पे नियंत्रण था। राजमार्गों पर बस्तियों के निर्माण, रकबादार घोड़ों के इस्तेमाल के परिणाम स्वरूप मध्ययुगीन परिवहन में काफी सुधार हुआ। 18वीं शताब्दी में जब कंपनी का अधिग्रहण इलाहाबाद तक हुआ, तब कर संग्रह पूर्वी उत्तर प्रदेश से कलकत्ता तक नाव ले जाया जाता था और सन 1830 के आसपास गंगा पर भाप नौका चालन शुरू होने से जो परिवहन व्यवस्था में सुधार हुआ। उसके बाद देखिए, दूर दराज के क्षेत्रों में मौर्य साम्राज्य का जो अधिकार है वो प्रभावशाली नहीं हो सकता था। पाटलिपुत्र राजशाही सत्ता का मुख्य केंद्र था, लेकिन तोसली, स्वर्णगिरी, उज्जैन और तक्षशिला प्रांतीय शक्ति के केंद्र थे। ये सभी एक स्थानीय शासक के द्वारा शासित होते थे, जिन्हें कुमार या राजकुमार कहा जाता था। इसलिए स्थानीय शासन शाही परिवार से ही नियंत्रित होता था। तोसली की रियासत के राजकुमार ने कलिंग और आंध्र के कुछ हिस्सों पर शासन किया। स्वर्णगिरी राजकुमार ने डेक्कन क्षेत्र पर शासन किया। इसी तरह उज्जैन रियासत के राजकुमार ने अवंती क्षेत्र पर शासन किया, जबकि तक्षशिला के राजकुमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर। राजकुमारों ने स्वायत्त शासक के रूप में शासन किया। कुछ राजकुमारों ने बेशक अपनी प्रजा पर दमनकारी शासन किया, लेकिन अशोक की सत्ता को कभी गंभीर चुनौती नहीं दी गई। देखिए यहाँ पर लिखा है, मौर्य शासकों को बड़ी जनसंख्या की देखभाल नहीं करनी पड़ती थी। सबका यही मत रहा है कि उनकी सेना में 6,50,000 से अधिक सिपाही नहीं थे। अगर 10% जनसंख्या की भर्ती होती तो गंगा के मैदानों की कुल आबादी जो है वो 65 लाख से अधिक नहीं हो सकती थी। अशोक के अभिलेख दर्शाते हैं कि अत्यंत पूर्वी और दक्षिणी भाग के अलावा शाही आदेश पूरे देश में पहुंचता था। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अशोक के 19 अभिलेख पाए गए हैं, लेकिन संचार साधनों की कमी के कारण राज्यों पर कड़ा नियंत्रण शायद मध्य गंगा क्षेत्रों से आगे प्रभावी साबित नहीं हो पाया। एक बात याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में मौर्य काल की जो कर व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा सुदृढ़ थी, याद रखिएगा, और बहुत ज्यादा फेमस भी थी। कौटिल्य ने करों को कई नाम दिए। कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने क्या किया, करों को अनेक नाम दिए, जैसे कि जो किसानों एवं कारीगरों व्यापारियों से लिए जाते थे। इसके निर्धारण, संग्रहण और संचय के लिए मजबूत एवं कुशल प्रणाली की आवश्यकता थी। मौर्यों ने संग्रहण संचय की तुलना में निर्धारण को अधिक महत्व दिया। कर निर्धारण और संग्रहण के उच्चतम अधिकारी जो होते हैं वो समाहर्ता कहलाते हैं। कई बार आप लोगों ने PYQ में देखा होगा, ये चीज पूछा भी गया है कि कर निर्धारण और संग्रहण के जो उच्चतम अधिकारी हैं वो मौर्य काल में समाहर्ता कहलाते थे। फिर देखिए लिखा है, राजकोष एवं भंडार के मुख्य संरक्षक जो थे वो सन्निधाता होते थे। निर्धारक सह समाहर्ता मुख्य कोषाध्यक्ष से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। और याद रखिएगा, राजकोष एवं भंडार के जो अधिकारी है उसे सन्निधाता बोलते थे, जबकि संग्रहण के जो अधिकारी थे उसे समाहर्ता कहते थे। पहले अधिकारी द्वारा राज्य को दिए गए नुकसान को दूसरे की तुलना में अधिक गंभीर माना जाता था। वस्तुतः कर निर्धारण हेतु व्यवस्थित तंत्र सबसे पहले मौर्य काल के दौरान ही स्थापित किया गया।
अब लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण, तो मौर्य साम्राज्य जो कि कई विजयी युद्धों से गुजरते हुए कलिंग विजय तक पहुंचा, जिसने अपने साम्राज्य का इतना विस्तार किया, ईसा पूर्व 232 में अशोक का शासन खत्म होते ही विघटित होने लगा। मौर्य साम्राज्य की गिरावट और पतन के कई कारण सामने आए, जिसमें पहला है कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया जो है वो अशोक की नीति का परिणाम थी। इसमें संदेह नहीं है कि अशोक ने एक सहिष्णु की नीति अपनाई और लोगों से कहा कि वे ब्राह्मणों का सम्मान करें, लेकिन उन्होंने इस देश को प्राकृत में जारी किया, संस्कृत में नहीं। ये जो आदेश था वह किस में जारी किया था? प्राकृत में, न कि संस्कृत में। उन्होंने पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, महिलाओं के द्वारा मनाए जाने वाले अनुष्ठानों की भी निंदा की थी। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के बलि विरोध के अनुपालन ने ब्राह्मणों की आय को प्रभावित किया था। ग्रामीण इलाकों को नियंत्रित करने एवं वहां व्यवहार समता और दंड समता लागू करने के लिए राजकों को नियुक्त किया था। यानी याद रखिए, ग्रामीण इलाकों में बेसिकली कि व्यवहार की समानता हो एवं दंड भी समान रूप से ही दिया जाए, इसके लिए वहां पर राजकों को नियुक्त किया गया। इसका तात्पर्य था कि सभी वर्णों के लिए समान अपराध के लिए समान दंड होगा, लेकिन ब्राह्मणों द्वारा संकलित धर्मशास्त्रों में वर्ण के आधार पर इसमें काफी भेदभाव था। यानी कि छोटे वर्ण के लोगों को कठोर सजा दी जाती थी और जो ब्राह्मण लोग थे उनको कम सजा दी जाती थी। जाहिर है कि अशोक की नीति ने ब्राह्मणों को क्रोधित कर दिया था। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुछ अन्य साम्राज्य पर ब्राह्मणों ने शासन किया। सुंग और कण्व, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य प्रदेश और पूर्व की ओर शासन किया, ब्राह्मण थे। इसी तरह सातवाहनों ने, जिसने कि पश्चिमी दक्कन एवं आंध्र में राज्यों की स्थापना की, ब्राह्मण होने का दावा करते थे। इन ब्राह्मण राजवंशों ने वैदिक यज्ञ को पुनः प्रारंभ किया, जो अशोक के द्वारा उपेक्षित कर दिया गया था। फिर देखिए वित्तीय संकट, तो सेना और नौकरशाही पर भारी खर्च एवं भुगतान ने मौर्य साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट पैदा किया। जहां तक हम जानते हैं, प्राचीन समय में मौर्य के पास सबसे बड़ी सेना और अधिकारियों का सबसे बड़ा संगठन था। लोगों पर विभिन्न करों के लागू करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को बहुत दान दिए, जिसका असर जो है वो शाही खजाने पर पड़ने लगा। अंत में इन खर्चों के निर्वहन के लिए वह सोने एवं मूर्तियों को पिघलाने के लिए बाध्य हुए। अब देखिए दमनकारी नियम। साम्राज्य के विखंडन का जो मूल कारण है वो प्रांतों में दमनकारी नियम थे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट नौकरशाहों या दुष्ट मात्यों के कुशासन के खिलाफ कटुतापूर्ण शिकायत की। अशोक की नियुक्तियों से उनकी शिकायतों का निवारण किया गया, लेकिन जब खुद अशोक राजा बने तब भी नगर के नागरिकों की यही शिकायत थी। कलिंग के अभिलेखों से या कलिंग के अभिलेखों के आदेशों से पता चलता है कि अशोक प्रांतों में हो रहे उत्पीड़न से ज्यादा चिंतित थे, इसलिए महामात्रों को नागरिकों पर बेवजह अत्याचार करने को मना किया। इसके लिए उन्होंने तोसली यानी कि कलिंग में उन्होंने उज्जैन तक्षशिला में अधिकारियों के फेरबदल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। उन्होंने स्वयं 256 रातें तीर्थ में गुजारी, जिसके कारण प्रशासनिक पर्यवेक्षण में सहायता मिली थी। हालांकि इन सब के बावजूद वे सुदूर प्रांतों में उत्पीड़न को रोकने में विफल रहे। अशोक की सेवानिवृत्ति के बाद सबसे पहले इस साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का अवसर का जो लाभ है वो तक्षशिला ने ही उठाया था। फिर देखिए दूर दराज के क्षेत्रों में नए ज्ञान की पहुंच। हम जानते हैं कि मगध का विस्तार इसकी मूलभूत भौतिक उत्कृष्टताओं और बुनियादी सुविधाओं के कारण हुआ। एक बार जब इन सांस्कृतिक तत्वों का उपयोग ज्ञान प्रसार मध्य भारत एवं दक्कन कलिंग तक पहुंच गया, मगध साम्राज्य के जो केंद्र जो कि गंगा का मैदान था, उसकी महत्ता और वर्चस्व घटने लगा। सुदूर प्रांतों में लोहे के औजारों एवं हथियारों के नियमित उपयोग जैसे जैसे बढ़ता गया, मौर्य साम्राज्य का पतन होता गया। मगध से प्राप्त भौतिक संस्कृति के आधार पर नए राज्य जो है वो स्थापित किए गए, विकसित होते गए। मध्य भारत में सुंग, कण्व एवं कलिंग में चेती और दक्कन में सातवाहनों के उदय को समझने के लिए इस संकेत के जरिए स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है। देखिए फिर लिखा उत्तर पश्चिम सीमा की उपेक्षा और चीन की महान दीवार। चूंकि अशोक मुख्यतः देश और विदेश में धर्म प्रचार में व्यस्त रहते थे, वे उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ दरों की सुरक्षा पर ध्यान देने में असमर्थ थे। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के मध्य में एशिया के कबीलों में जो गतिविधियां थी, उसके मद्देनजर के लिए बेसिकली ये जरूरी था कि दर्रे पर ध्यान दिया जाए। याद रखिएगा इस चीज को। ये जनरली इससे बिल्कुल मतलब पीवाईक्यू आप लोगों ने देखा होगा, इससे क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है।
तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।